कॉर्नर की निरपेक्ष विधि पढ़ी थी। कॉर्नर की निरपेक्ष विधि द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का अभिविन्यास ज्ञात करने की पहली विधि है। कॉर्नर की निरपेक्ष विधि हम पढ़ चुके थे। अब है कॉर्नर विधि के विपरीत विधि। तो कॉर्नर की निरपेक्ष विधि में क्या था, अगर किसी द्वि प्रतिस्थापी बेंजीन रिंग का हम इलेक्ट्रॉन स्नेही पर हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करवाते हैं तो वो अगर ऑर्थो समावयवी है तो 2 यौगिक बनेंगे, अगर मेटा समावयवी है तो 3 यौगिक बनेंगे, और यदि पैरा समावयवी है तो केवल 1 यौगिक बनेगा। अब हम कॉर्नर विधि के विपरीत विधि पढ़ते हैं। सेकेंड, कॉर्नर विधि के विपरीत, कॉर्नर विधि के विपरीत विधि। हमने कॉर्नर की निरपेक्ष विधि में डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड से ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाया था, लेकिन इसमें हम ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड से डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाएंगे, बिल्कुल उसके अपोजिट। तो क्या होगा, अगर हमने 2 त्रिप्रतिस्थापी समूह लिए हैं, हमने NH2 लगाया है, यहाँ पर भी NH2 लगा हुआ है, यहाँ हमने COOH लगाया है। पहले मैं लिख देती हूँ, NH2 COOH NH2। सेकेंड कंडीशन, NH2 COOH NH2, NH2 COOH NH2। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे लिख दी मैंने, COOH। इसमें अगर 3 ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड से अगर ये तीनों कंबाइन होते हैं और उनसे कोई समूह बने, और ये तीनों की कंडीशन लिखी है, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड से डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बना रहे हैं और ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड से डाई सब्स्टिट्यूट बनाने पर अगर 3 कंपाउंड से एक कंपाउंड बने तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 कंपाउंड जुड़कर एक कंपाउंड बने तो उस कंडीशन में, और एक कंपाउंड से एक कंपाउंड बने तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब देखो, हमने इससे पहले वाली विधि में, निरपेक्ष विधि में क्या लिखा था, अगर ऑर्थो समावयवी हैं तो ऑर्थो समावयवी होने की कंडीशन में उससे 2 यौगिक प्राप्त होंगी। ठीक है, हमें सेम बिल्कुल इसका उल्टा करना है, अपोजिट करना है। तो इसमें अगर दो कंपाउंड से दो ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड से एक ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बन रहा है तो वो कन्फर्म ऑर्थो होगा। तो इसका मतलब 3 से बन रहा है तो वो कन्फर्म मेटा होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये 2 समूह पहले से जोड़े, हमें इसमें से CO2 माइनस करना है, मतलब ये वाले CO2, तो हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी -CO2, यहाँ पे भी -CO2। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, जो ट्राई सब्स्टिट्यूट में तो COOH था, लेकिन डाई सब्स्टिट्यूट में COOH नहीं होगा, 2 NH2 होगा, लेकिन उनकी पोजीशन देखनी है। अगर 2 कंपाउंड जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं, 2 ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड जुड़कर एक डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंफर्म ऑर्थो ही होगा, ऑर्थो। लेकिन अगर 3 ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड मिलकर डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंफर्म मेटा सब्स्टिट्यूट ही होगा, और एक से एक बनता है तो वो कंफर्म पैरा ही होगा। अब इसमें साफ वैसे ही क्लियर दिख रहा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन अगर
कोई सॉल्यूशन है और उससे हमें इस तरह की उसमें इस तरह की रिएक्शन हो रही है, तो हमें इसमें तो हम पेपर पेन पर लिख रहे हैं तो क्लियर समझ में आ रहा है कि NH2 ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर पेपर पेन वर्क नहीं हो तो हमें प्रैक्टिकली अगर दो ट्राई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड जोड़ेंगे तो ऑर्थो कंपाउंड ही बनेगा, इसी तरह मेटा और इसी तरह पैरा। ये कॉर्नर विधि के विपरीत विधि हो गई, जैसा कॉर्नर की निरपेक्ष विधि था उसकी बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ कॉर्नर्स मेथड कंप्लीट। दो मेथड कंप्लीट हो गए, इसके बाद थर्ड है आपेक्षिक विधि। ये थर्ड मेथड है। इस आपेक्षिक विधि में करते हैं कि हमें जिस अज्ञात यौगिक का अभिविन्यास ज्ञात करना है। कोई अज्ञात यौगिक है और उसका अभिविन्यास हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें अभिविन्यास ज्ञात करने की विधि पढ़ रहे हैं। इस अज्ञात यौगिक का अभिविन्यास ज्ञात करना है, तो इस अज्ञात यौगिक का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए या तो किसी ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित कर दो, इसको चेंज कर देना है, इसको चेंज करना है ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में। अज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक को या तो हमें चेंज करना है ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में, या उसे ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में यौगिक से प्राप्त करना है। इसमें दो कंडीशन है, ज्ञात और अज्ञात यौगिक का हमें विन्यास ज्ञात करना है, हमें नहीं पता उसका विन्यास ज्ञात करना क्या है, तो या तो उसे चेंज कर लेते हैं हम अज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में, या ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक से प्राप्त करते हैं। जैसे जाइलीन है, विभिन्न जाइलीन का विन्यास इसी मेथड के थ्रू ज्ञात किया जाता है, इसी मेथड से विभिन्न जाइलीन का विन्यास ज्ञात किया जाता है। जैसे ऑर्थोजाइलिन कैसे होती है, ये ऑर्थोजाइलिन हो गई, इसी तरह मेटा में यहाँ CH3, पैरा में यहाँ से, तो इन जाइलिनों का विन्यास इसी विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। जैसे एक जाइलिन, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक जाइलिन है जिसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 142 डिग्री सेल्सियस है। जब हम इसको ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम इसको ऑक्सीकृत करते हैं तो इससे हमें थैलिक एसिड बनता है, थैलिक एसिड प्राप्त होता है। और अगर फिर इसे गर्म कर दें तो थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। जैसे रिएक्शन में देखें तो ये है ऑर्थोजाइलिन, ये और इसके सापेक्ष ऑर्थो स्थिति, इसका क्वथनांक 142 डिग्री सेल्सियस है। इसको हमने ऑक्सीकृत किया, हमने लिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। जब हमने इसको ऑक्सीकृत किया तो ये COOH और COOH ये होता है थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल में बदल गया। और इसको गर्म किया, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O निकल गया, यहाँ निकला है H2O और एनहाइड्राइड बन गया, CO ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड।
सबसे पहले ये बता दिया कि आपेक्षिक विधि में करते क्या हैं। अब आपेक्षिक विधि में जो मेथड यूज़ किया है उसका यूज़ कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। जाइलीन का क्वथनांक 142 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको ऑक्सीकृत किया जाए तो थैलिक अम्ल बनता है, जिसे गर्म करने पर H2O निकलने के बाद हमें थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, ये थैलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद अभी हमने ऑर्थो समावयवी की बात कर ली। अब इसी प्रकार मैंने बोला कि जाइलीन का जो ज़्यादातर जाइलीन होती है उसका विन्यास इसी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब हमने क्या किया, इसी प्रकार जाइलीन का एक अन्य समावयवी लिया, एक और नई जाइलीन ली, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन सा आइसोमर है। तो हमने एक और जाइलीन ली जिसको हम मेसिटिलीन से प्राप्त करते हैं। हमें इतना पता है कि उसे मेसिटिलीन से प्राप्त किया जाता है। मेसिटिलीन क्या होगी, CH3 ये मेसिटिलीन है। इस मेसिटिलीन को अगर हमें पता है कोई हमने जाइलीन ली है, लेकिन हमें उसका ये नहीं पता, उसका विन्यास नहीं पता है कौन सा समावयवी है, हमें इस समावयवी का पता लगाना है। तो हमें सिर्फ एक जानकारी है इसके बारे में कि ये मेसिटिलीन से प्राप्त किया जाता है। मेसिटिलीन, अब ये मेसिटिलीन की स्ट्रक्चर हो गई। जब मेसिटिलीन को ऑक्सीकृत करके विकार्बोक्सिलीकृत किया जाता है, ऑक्सीकृत किया सबसे पहले KMnO4 ले लेंगे हम, तो ऑक्सीकृत जैसे ही करेंगे तो एक CH3, कोई भी एक CH3 COOH में बदल गया। इससे पहले हमने 2 CH3 लगाए थे और वो COOH में बदले थे। वो डायरेक्ट जो कंपाउंड बना था वो बना दिया था, बीच की प्रोसेस नहीं थी। लेकिन इसमें सबसे पहले COOH चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका विकार्बोक्सिलीकरण, इस आगे प्रोसेस और ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है, अब हमें इसका विकार्बोक्सिलीकरण करवाना है। जैसे ही विकार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है CO2 को निकलना। CO2 का निष्कासन करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा। जैसे CO2 निकला, H यहाँ जुड़ गया, तो हमें क्या मिला, CH3 और यहाँ मिल गया CH3, H जुड़ा हुआ है। तो अब कौन सा समावयवी बना, ये बना मेटाजाइलीन। तो इस तरह से हमें पता लग गया हमने इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया, ये वाला। इस वाले में कौन सा मेथड यूज़ किया, ये वाला। हमने ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक से इसको प्राप्त किया, ठीक है। तो ज्ञात अभिविन्यास, हमें किसका अभिविन्यास पता था, मेसिटिलीन के बारे में पता था, और उससे हमने मेटाजाइलीन प्राप्त कर लिया। हमें एक जाइलीन पता थी, उसका जो हमें अभिविन्यास नहीं पता था, वो अभिविन्यास हमने ज्ञात कर लिया। कौन सी विधि से, आपेक्षिक विधि से। आपेक्षिक विधि में या तो से ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक में चेंज कर लो, या फिर ज्ञात अभिविन्यास वाले यौगिक से प्राप्त करना है। यह आपेक्षिक विधि यहाँ कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण विधि। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण, फोर्थ नंबर की विधि है। अगर इस विधि में क्या बताया है, यदि बेंजीन वलय से जुड़े दोनों प्रतिस्थापी समूह कौन कौन सी पोजीशन हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा या पैरा। अगर बेंजीन वलय से जुड़े दोनों प्रतिस्थापी समूह एक समान हो तो उनके द्विध्रुव आघूर्णों के मानों के क्रम निम्न प्रकार होगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसमें ऑर्थो का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा और पैरा का सबसे कम। तो हम किसी भी डाई सब्सटीट्यूट बेंजीन कंपाउंड को लेकर उसका सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण निकालें, डाइपोल मूवमेंट निकालें, और डाइपोल मूवमेंट निकालकर, यह है बाई डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मेथड या डाइपोल मूवमेंट मेथड। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड का द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा
तीन तरह के आइसोमर्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वाला, ज़्यादा द्विध्रुव भाग वाला ऑर्थो होगा, सबसे कम वाला पैरा, इन दोनों के बीच में मेटा। बस यही मेथड है। इसके बाद एक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR मतलब इंफ्रारेड अवरक्त। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आजकल मॉडर्न मेथड है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसमें इंफ्रारेड IR अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों का यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय विकिरणों का यूज़ करके हम पदार्थ की स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। ये शॉर्ट में दी हुई है, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों के द्वारा हम अभिविन्यास ज्ञात करते हैं, पदार्थ की संरचना ज्ञात करते हैं। ये सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक में डिटेल में दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका सिर्फ इंट्रो दिया है। इससे पहले जो 4 विधि हैं, 3 विधि आपेक्षिक विधि तक, ये डिटेल में दी हुई थी। इसके बाद ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक विधियों द्वारा, ये भी शॉर्ट में दी हुई है। फिफ्थ, रासायनिक विधियों द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा। इस विधि में, इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अभिविन्यास को ज्ञात करते हैं। जैसे कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो केवल ऑर्थो समावयवी द्वारा ही, ऑर्थो आइसोमर द्वारा ही दी जाती है, मेटा या पैरा आइसोमर द्वारा नहीं। ऐसी कौन सी रिएक्शंस है? अगर हम थैलिक अम्ल की बात करें, थैलिक अम्ल ऑर्थो व्युत्पन्न इसके, तो COOH बनेगा और यहाँ क्या होगा COOH। ये होता है ऑर्थो व्युत्पन्न बोलेंगे या फिर थैलिक अम्ल। जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O निकल जाएगा और COO एनहाइड्राइड हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके मेटा या पैरा व्युत्पन्न, मेटा या पैरा डेरिवेटिव की बात करें तो ये समूह ज़्यादा दूर होते हैं और 3D स्ट्रक्चर अलग होने की रीज़न से इनको अगर गर्म करेंगे तो जल का निष्कासन नहीं होगा, रिएक्शन आगे जाके कंप्लीट नहीं होगी। तो हम पता लगा सकते हैं अगर एनहाइड्राइड मिल रहा है तो वो कंफर्म होगा कि वो ऑर्थो आइसोमर ही होगा। यहाँ पर ये जो अभिविन्यास ज्ञात करने की मॉडर्न थ्योरीज थी वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद है टॉपिक ऑर्थो व पैरा अनुपात। अब ऑर्थो व पैरा अनुपात क्या होता है? ऑर्थो व पैरा अनुपात पढ़ेंगे अब हम। ऑर्थो और पैरा अनुपात में अगर हम बात करें किसी मोनो सब्स्टिट्यूट की, हमने ये एक्स मान लिया है। मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब बेंजीन के साथ केवल एक सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो 2 ऑर्थो 1 2, ये तो ऑर्थो हो गई और एक पैरा स्थिति हो गई। तो इसके बेसिस पर अगर हम ऑर्थो और पैरा स्थितियों का, ऑर्थो या पैरा पोजीशंस का अनुपात देखें तो 2:1, ये 2 हैं तो 2 और 1 तो 1, तो 2:1 होना चाहिए। जिस तरह से हम बेंजीन की या फिर मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति के बारे में अब तक पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 2 ऑर्थो 1 पैरा होती हैं और इसके बेसिस पर अनुपात रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये अनुपात 2:1 से थोड़ा कम प्राप्त होता है, थोड़ा कम प्राप्त होता है। इसमें जो ऑर्थो का रेशियो होता है वो, ये तो रेशियो 1 ही रहता है, इसका रेशियो 2 से
कम प्राप्त होता है। ऑर्थो की मात्रा पैरा से कम होती है। मतलब कुछ जैसे अगर हम मेथिल बेंजीन की बात करें, मेथिल बेंजीन, तो इसमें पैरा अनुपात तो 1 ही रहेगा, लेकिन ऑर्थो अनुपात 1.57 होता है, अनुपात 1। तो हम केवल अब एक टेबल बनाएंगे, उसमें अनुपात ऑर्थो और पैरा अनुपात लिखेंगे, तो हम 1.57, इससे क्या दिखा रहे हैं, केवल ऑर्थो स्थिति जो 2 होनी चाहिए थी वो 1.57 है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह अनुपात कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसका फर्स्ट फैक्टर होता है त्रिविमीय प्रभाव। त्रिविमीय 3D फैक्ट, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल इफेक्ट। सेकंड होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का प्रभाव। विलायक का प्रभाव। नेक्स्ट थर्ड, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट। जो सबसे प्रतिस्थापी होते हैं, प्रतिस्थापी के प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके कारण ये जो ऑर्थो अनुपात होता है वो थोड़ा कम प्राप्त होता है। अब इन कारकों की बात करें तो अब ये त्रिविमीय प्रभाव मतलब त्रिविमीय बाधा कितनी है, अगर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनमें कितना प्रतिकर्षण हो रहा है, कितना आकर्षण, वो 3D इफेक्ट हो गया। विलायक, जो विलायक जिस विलायक में प्रेजेंट है उसका प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव इफेक्ट, और उसके अलावा प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट से ये अनुपात कम हो जाता है। अब अगर इन प्रभावों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सभी ग्रुप्स पर एक ही जैसा प्रभाव पड़े। तो इन कारकों का जो प्रभाव होता है वो हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है, इसलिए ऑर्थो व पैरा अनुपात भी अलग अलग। जब ये जो सारे इफेक्ट हैं जो अभी पहले लिखाए थे, इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड, ये जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंपाउंड के लिए, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होते हैं। इसीलिए इनसे जो ऑर्थो और पैरा अनुपात आता है वो हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। हम एक फिक्स, जैसे हमने सभी के लिए मेनली पहले ही मान रखा था 2 ऑर्थो हैं और 1 पैरा है तो अनुपात 2:1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कंपाउंड के लिए ऑर्थो पैरा अनुपात अलग अलग आता है। जैसे अगर हम एक इफेक्ट के बेसिस पर ऑर्थो व पैरा अनुपात देखें तो हम कुछ एल्किल बेंजीन लिख रहे हैं। एल्किल बेंजीन मतलब बेंजीन से एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो एक हो गया जो अभी मैंने बता दिया था मेथिल बेंजीन, ये हो गया एथिल बेंजीन, इसके बाद नेक्स्ट आइसोप्रोपिल और एक और CH3। अब इनमें और सभी कारक सेम है, बस अंतर कौन सा है कि इसमें ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है। इनका आकार हम देखें तो यहाँ से यहाँ पर जाने पर आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ने के साथ साथ इनमें त्रिविमीय बाधा भी बढ़ रही है। त्रिविमीय बाधा बढ़ रही है। त्रिविमीय बाधा बढ़ने के कारण ही
इसमें ऑर्थो और पैरा अनुपात घटता जाता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका होता है 1.57, 0.93, मतलब ये ऑर्थो की वैल्यू है। अनुपात में 1 आएगा वो पैरा होगा, अनुपात में 1 आएगा वो पैरा होगा। 0.48, नेक्स्ट 0.22। तो इनका ऑर्थो अनुपात घटता जा रहा है। अलग अलग कंपाउंड है, उनके लिए ऑर्थो पैरा अनुपात अलग अलग है। रीज़न क्या है, हमने एक इफेक्ट को लेकर बात की है, उस इफेक्ट में आकार बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या में बाधा बढ़ती है और ऑर्थो अनुपात कम होता जाता है। ये ऑर्थो व पैरा अनुपात यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट अभिक्रिया है, इसमें एक वर्च अप चेन और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक वर्च अप चेन और है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेंजीन व्युत्पन्नों की पाठ श्रृंखला अभिक्रिया। बेंजीन व्युत्पन्नों की पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब जो बेंजीन के साथ पार्श्व श्रृंखला साइड चेन जुड़ी हुई होती है, उस साइड चेन की अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दो प्रकार की है, दो रिएक्शंस दिए हैं, पार्श्व श्रृंखला ऑक्सीकरण और नेक्स्ट सेकंड है पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। तो हम पहले फास्ट पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला ऑक्सीकरण। यदि बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला में या फिर कहें यदि बेंजीन वलय से जुड़ी, अभी हमने यहाँ आर लिख ले या फिर आर की जगह लिखें, बेंजीन वलय से जुड़े किसी कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़े। तो अगर हम CH3 को जोड़ दें तो 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। उस कंडीशन में क्षारीय समूह द्वारा, क्षारीय समूह जैसे कि KMnO4, अगर हम इसमें क्षारीय KMnO4 द्वारा इसको ऑक्सीकरण करें, हमें ऑक्सीकरण करना है क्षारीय KMnO4 द्वारा, तो ये जो समूह होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। अब ये हमने ऑर्थोजाइलीन को थैलिक अम्ल में बदला था और थैलिक अम्ल में बदलते समय हमने CH3 को डायरेक्ट COOH में बदल दिया था। वो रिएक्शन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर बेंजीन वलय से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला यही होगी और इस पार्श्व श्रृंखला में जो कार्बन जुड़ा है या फिर बेंजीन वलय से जुड़े कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन, या तो 3 है, कम से कम एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, तो क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर वो कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाएगा और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अब यहाँ पे आर की जगह C2H5 भी हो सकता था और CH3 तो एक एग्जाम्पल में दिखाई दिया। तो यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला ऑक्सीकरण में हमें ऑक्सीकरण करवाना है क्षारीय KMnO4 द्वारा। कंडीशन क्या है कि जो पार्श्व श्रृंखला में कार्बन जुड़ा है उससे कम से कम एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। इसके बाद सेकंड है पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। जब इसमें भी हमें हैलोजनीकरण करवाना है, लेकिन हैलोजनीकरण कौन सी श्रृंखला करवाना है, पार्श्व श्रृंखला का जो बेंजीन से जुड़ी हुई है। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने दोबारा ये CH3 ले लिया है, ठीक है। अब हमें पार्श्व श्रृंखला मतलब इसका हैलोजनीकरण करवाना है, तो इसके लिए कंडीशन है कि यदि हम हैलोजन वाहक का यूज़ करें या फिर हैलोजन वाहक कौन से, लुईस अम्ल, लुईस AlCl3, या फिर प्रकाश की उपस्थिति में उच्च ताप को लें, तो उस कंडीशन में अगर हम इसका हैलोजनीकरण करवा रहे हैं तो हैलोजनीकरण इस बेंजीन वलय से न होकर यहाँ से होगा और क्या हो जाएगा, यहाँ CH2Cl जुड़ेगा और यहाँ से एक Cl, यहाँ से H लेकर HCl चला गया और एक Cl यहाँ पर जुड़ गया। तो हमने कंडीशन रख दी कि उच्च ताप है और प्रकाश की उपस्थिति में जब हैलोजनीकरण करवाएंगे तो हमें पार्श्व श्रृंखला का मतलब इस चेन का हैलोजनीकरण करवाना है। तो यहाँ से हैलोजनीकरण होकर यहाँ CH2Cl और यहाँ पर HCl बन जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में होता ये रिएक्शन होती कैसे आगे।
इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, सी पे सबसे पहले हमें Cl और Cl, ये Cl2 लिया हमने। जब प्रकाश के उच्च ताप पर प्रकाश दे दिया तो इसमें होमोलिटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, समान संबंध विखंडन होगा और मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्री रेडिकल्स बन गए। अब हमने ले लिया मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन, हमने Cl मुक्त मूलक की रिएक्शन करवाई तो यहाँ से एक H मुक्त मूलक कैसे जुड़ा है, C इस तरह से जुड़ा है, ये अलग था। तो कोई भी एक बॉन्ड तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक H एक Cl के साथ HCl निकल जाएगा, HCl गया। अब इस पर एक मुक्त मूलक बन गया तो CH2 और एक बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड ये रहा CH2 और अब ये फ्री रेडिकल के रूप में आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में अभी हमने एक फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल लिया है, अब दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH2Cl, दोनों ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया और यहाँ पर बन गया, यहाँ पर हेलोजनीकरण कंप्लीट हो गया। ये दो रिएक्शन थी पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया की। हमें जो साइड चेन है उसमें पहली बार में ऑक्सीकरण और दूसरी बार में हेलोजनीकरण करवाना है। इसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और है, वर्च अपचयन। वर्च अपचयन। अब इस वर्च अपचयन में क्या होता है, जब बेंजीन वलय को द्रव अमोनिया में क्षार धातु जैसे, हमें क्या करना है, बेंजीन वलय लेनी है और बेंजीन वलय द्रव अमोनिया की उपस्थिति भी रखनी है, क्षार धातु जैसे कोई सोडियम पोटेशियम लिथियम जो भी हो, और C2H5OH में इसको घोलकर जब इस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, हमें क्या करना है, एथेनॉल की उपस्थिति रखनी है, द्रव अमोनिया की उपस्थिति भी रखनी है और धातु कौन सी लेनी है, क्षार धातु। तो इस कंडीशन में एरोमेटिक नाभिक का अपचयन हो जाता है। एरोमेटिक नाभिक क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो साइड चेन और ये है एरोमेटिक नाभिक, तो इसमें केवल एरोमेटिक नाभिक ही दिया हुआ है, इसका अपचयन हो जाता है और HH ये कंपाउंड प्राप्त होता है, इसी को हम वर्च अपचयन कहते हैं। इसमें क्या हुआ, अपचयन हुआ है। अपचयन अगर इसमें हम हाइड्रोजन की इस पोजीशन देखेंगे तो यहाँ हर एक पर हाइड्रोजन एक एक ही जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें हाइड्रोजन अब दो जुड़ गए इसमें, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन ही तो होता है। तो इसमें क्या होता है, हम जब क्षारीय सोडियम की उपस्थिति में द्रव अमोनिया माध्यम रखते हैं और एथेनॉल को घोलते हैं तो जो एरोमेटिक नाभिक है उसका अपचयन होकर ये कंपाउंड बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं वर्च अपचयन। अब इसमें मैकेनिज्म है, इससे ये कंपाउंड इसकी प्रेजेंस में बन कैसे जाता है, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहले सोडियम लिया, माध्यम द्रव अमोनिया भी रखना है, एथेनॉल भी रखना है, ठीक है। अब सोडियम लिया सबसे पहले, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो N+ और इलेक्ट्रॉन, ये स्थिति आ गई। अगर हम इसके विन्यास की बात करें तो 281 होता है। अगर हम इसमें से बाहर जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एक ही अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। निकालने पर 28 हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब हम दोबारा से एरोमेटिक न्यूक्लियस लिया, एरोमेटिक नाभिक लिया, इसमें बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब क्या होगा, इसमें बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे पहले हम, ये बॉन्ड समान स्पंद विखंडन द्वारा टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर
एक इलेक्ट्रॉन इधर। इसके साथ में एक और बॉन्ड तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन टूटकर तो यहाँ आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन जुड़ा ही होगा यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर भी जोड़ दिया, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया। एक ये दोनों टूट चुके हैं, एक बॉन्ड यहाँ और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है। ये प्रोसेस होने के साथ साथ हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो यहाँ से टूटा था वो भी जोड़ना है। वो जोड़ेंगे या तो इस कंडीशन या इस कंडीशन का, इस पोजीशन या इस पोजीशन कहीं पे भी जोड़ दो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, C2H5OH जिसमें हम इसको घोल रहे थे उसका यूज़ करेंगे। तो C2H5OH C2H5O- के रूप में निकल जाएगा और ये H+ इन इलेक्ट्रॉनों से आके जुड़ेगा। एक H जुड़ा हुआ है, अब H+ जुड़ा, H+ का मतलब है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन देगा वो इस कार्बन के द्वारा ही देंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, आराम से बॉन्ड बना लिया, एक H यहाँ पर है, अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसी तरह से एक और सोडियम टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, वो यहाँ पर आके जुड़ गया, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H और एक इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन आके और जुड़ गया। C2H5OH की क्रिया कराएंगे, C2H5O- निकल गया, H+ बचेगा, वो इन बॉन्ड से जुड़ जाएगा। और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस पूरी रिएक्शन को वर्च अप चेन कहते हैं। ये रिएक्शन जो भी बात हुई है वो 60 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप से कम की बात करी है। अगर उच्च ताप 60 से 130 डिग्री सेल्सियस हो तो उस कंडीशन में प्रोटॉन शोध के रूप में ये जो मेथनॉल यूज़ करें हम, ये मेथनॉल एथेनॉल किस लिए यूज़ किया सर, प्रोटॉन देने के लिए। तो इसे प्रोटॉन शोध के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। जो अमोनिया द्रव अमोनिया के रूप में लिया गया है वही प्रोटॉन शोध के रूप में। द्रव अमोनिया कहाँ पे लिया था, जो इसमें द्रव अमोनिया लिया गया, लिक्विड अमोनिया, इसकी जरूरत नहीं होती हाई टेम्परेचर पे। लिक्विड अमोनिया ही प्रोटॉन शोध का कार्य करता है। लेकिन अब हमने जब टेम्परेचर को लो रखा था तो एथेनॉल का यूज़ करके ये कंपाउंड बनाया था। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो तो उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब अमोनिया जो NH यहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर हो तो NH3 यूज़ करेंगे। NH3 प्रोटॉन सोर्स के रूप में वर्क करेगा। लेकिन ये जो NH3 द्वारा ये कंपाउंड जब बनेगा तो ये कंपाउंड जिसे हम 1,4 हाइड्रो उत्पाद कहते हैं, ये है 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन आके ऐड हुआ है तो इसको बोलते हैं 1,4 डाई हाइड्रो कंपाउंड या प्रोडक्ट। जो 1,4 डाई हाइड्रो उत्पाद बना है, अगर प्रोटॉन सोर्स NH3 हो तो उस कंडीशन में ये 1,2 डाई हाइड्रो में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ NH3 इज अ प्रोटॉन सोर्स। तो अगर हम देखें इसे 1,4 डाई हाइड्रो में चेंज करके, तो 1,4 डाई हाइड्रो हमने ये बना लिया, ये 1,4 डाई हाइड्रो, इसे 1,2 में चेंज करना है। NH2 माइनस, NH2 माइनस क्यों है, H+ निकलने के बाद ये NH2 माइनस बना हुआ है। अब ये अगर जो H+ जब प्रोटॉन सोर्स के रूप में है तो H+ देने के बाद ये खुद NH2 माइनस हो जाएगा। अब ये NH2 माइनस दोबारा रिएक्ट करके क्या करेगा, हाँ खुद कोशिश करेगा कि मुझे एक हाइड्रोजन फिर से मिल जाए। तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड के यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, ये तो हर पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए,
तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और ये प्लस के रूप में निकल गया। तो यहाँ से ये निकल गया, तो क्या निकला यहाँ से माइनस NH3 ले गया H को। अब क्या होगा, ये निकल चुका है, अब ये प्लस माइनस आपस में यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस बच गया यहाँ पे, तो दोबारा से हम स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ इस तरह बनेगी। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ H है, बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। अब इस माइनस को भी ख़त्म करना है, तो फिर से NH3 प्रोटॉन सोर्स के रूप में होगा और NH2 माइनस निकल जाएगा, H प्लस आएगा, वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, दूसरा एक और ये दूसरा हाइड्रोजन। अब ये 1,4 से 1,2 में बदल जाता है, क्योंकि अमोनिया बार बार जुड़ता है और बार बार H प्लस को निकल जाता है। यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट हो गई। यूनिट कंप्लीट। फोर्थ यूनिट यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नई लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करेंगे।